आयरन मैन क्या है? आयरन मैन एक इंटरनेशनल इवेंट है, कंपटीशन है। पहले स्विमिंग होता है, फिर साइकिलिंग होता है और फिर रनिंग होता है। तो बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि पहले रनिंग क्यों नहीं रखा, पहले साइकिलिंग क्यों नहीं रखा। आप अगर इतना 180 किलोमीटर साइकिल चलाओगे, आप रन करोगे 42 किलोमीटर, उसके बाद अगर आप स्विम को गए और आप वहाँ पे समुंदर में फटीग हो गए तो आपको डूबना ही है। जो स्विमिंग का ट्रेनिंग है, हम लोग स्विमिंग पूल में तैरते हैं, वहाँ ओशन में तैरना है, तो इट्स वेरी डिफरेंट। इट इज अ नॉन स्टॉप थिंग। इट इज़ नॉट एक्चुअली नॉन स्टॉप थिंग। आप रुक सकते हो बीच में, आप खाना खा सकते हो आप, लेकिन अगेन आप ये करते बैठोगे तो आप कट ऑफ नहीं पार कर सकते हो। और आगे जाके बोलो तो वो टॉयलेट के लिए भी नीचे नहीं उतरता है, वो टाइम नहीं वेस्ट कर सकता है, क्योंकि वो इतना कट टाइम में रखा है आपको कि आप ये सब करोगे तो आप पहुंच नहीं पाओगे। 180 किलोमीटर वो टाइम में आप नहीं कर पाओगे। बीइंग एमेच्योर आप नहीं कर पाओगे। Today's episode is going to be a very interesting episode. We have Mr. Ravindra Patil, the Ironman 2024 Malaysia, with us. Sir has done his journey of Ironman. We will definitely go through his journey. हम उनसे सीखेंगे, हम उनसे समझेंगे कि उनकी ये पूरी जर्नी कैसी रही। सो आइए हम स्वागत करते हैं हमारे नए गेस्ट का, श्री रविंद्र पाटिल सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Being a banker, I would like to know the journey of your inspiration. What was the inspiration which pushed you to become an Ironman? Basically, I start my running journey since very back, very long years I am in running. अभी आयरन का ऐसे है कि इंडिया में बहुत इसका बोलबाला बहुत कम है। सबसे पहले तो ये इवेंट ये इंडिया में होता ही नहीं है, तो फिर ये कहाँ होता है, कैसे होता है, उसका इन्फॉर्मेशन निकालो, ये सब डिसाइड हुआ मन में, और फिर सोचा कि चलो आयरन करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग आयरन की तरफ निकल पड़े। आयरन क्या है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप गूगल पे जाओगे और कहीं सर्च करोगे आयरन तो आपको कोई पिक्चर के, मूवीज के ऐसे कुछ फिल्म या तो ऐसे कुछ चित्र आ जाते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं आयरन क्या है। सो आयरन एक इंटरनेशनल इवेंट है, कंपटीशन है। ये वन डे कंपटीशन है जिसमें आपको 3.8 किलोमीटर स्विम करना है, इमीडिएटली आपको 180 किलोमीटर साइकिलिंग करना है, इमीडिएटली साइकिलिंग के बाद आपको 42 किलोमीटर रनिंग करना है। और ये पूरा इवेंट के लिए आपको उन्होंने 17 आवर्स दिए हैं। ये वन डे इवेंट है, सो इट्स बिकम मोर चैलेंजिंग कि एक दिन में आपको इतना करना है। अभी इसको और चैलेंजिंग करने के लिए इन्होंने ऐसे किया है कि साइकिलिंग में आपको 6 इंटरमीडिएट कट ऑफ भी दिए हैं, रनिंग में 6 इंटरमीडिएट कट ऑफ दिए हैं। अगर किसी भी कट ऑफ को आप नहीं फॉलो करते या तो वो टाइम तक आप वहाँ नहीं पहुँचते हो तो आप रेस से बाहर हो जाते हो। तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि 17 आवर्स में मेरे मन से नहीं चलेगा। उन्होंने मेरा टाइम सेट किया है। अभी इसमें उनका ऑफिशियल टाइम है स्विमिंग के लिए 2 आवर्स 10 मिनट्स, साइकिलिंग 8 आवर्स 20 मिनट्स एंड रनिंग के लिए 6 आवर्स 30 मिनट्स। आप ये तीनों को ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 17 आवर्स। साइकिलिंग के लिए 8 आवर्स 20 मिनट्स। 20 मिनट्स जी। इट इज अ नॉन स्टॉप थिंग। इट इज़ अ नॉन स्टॉप थिंग। इट इज़ नॉट एक्चुअली नॉन स्टॉप थिंग। आप रुक सकते हो बीच में, आप खाना खा सकते हो आप, लेकिन अगेन आप ये करते बैठोगे तो आप कट ऑफ नहीं पार कर सकते हो। बीच में कट ऑफ है, आपको लास्ट टाइम दिया, ये सब आप कभी करोगे। तो आप आयरन का कभी कोई वीडियो देखो तो उसमें देखेंगे आप, तो वो साइकिल पे जो बंदा साइकिल चलाता है उसका फूड, वाटर, जो भी उसको लगता है उसके साइकिल के बार पे ऐसा लपेट के रखा रहता है। वो साइकिल पे खाना खाता है, साइकिल पे पानी पीता है, और आगे जाके बोलूँ तो वो टॉयलेट के लिए भी नीचे नहीं उतरता है। उसको अगर पी है तो ही यूज्ड टू डू पी ऑन द साइकिल इटसेल्फ। वो टाइम नहीं वेस्ट कर सकता है, क्योंकि वो इतना कट टाइम में रखा है आपको कि आप ये सब करोगे तो आप पहुंच नहीं पाओगे। 180 किलोमीटर वो टाइम में आप नहीं कर पाओगे। बीइंग एमेच्योर आप नहीं कर पाओगे। द प्रोफेशनल जो भी है उन लोग तो कर लेते हैं, क्योंकि उनका वो ब्रेड एंड बटर ही वही है। तो आपको सब प्रिपरेशन यहाँ से प्रॉपरली करके ही जाना है। आयरन में जो मैंने बताया कि 180 किलोमीटर जो साइकिलिंग है, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। 8 घंटा आपको साइकिल चलाना, वो भी माउंटेन्स में और हिली एरिया में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। वो जो जर्नी होती है साइकिलिंग की, उसका जो रोड मैप होता है वो पहले से पता होता है? आपको पहले से दिया होता है, आपको उसके एलिवेशन पता होते हैं।
तो अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एज यू सेड अबाउट द साइकिलिंग में 180 किलोमीटर में आपको 8 घंटे 10 मिनट में आपको साइकिलिंग पूरी करनी है। उसमें अगर आपको नेचर कॉल भी आता है तो भी आपके पास वो वक्त नहीं है कि आप वो सूट से बाहर निकलो एंड यू रिलीज योर सेल्फ एंड देन यू कम बैक टू योर रिजाइन। सो हाउ अबाउट रनिंग में बेसिकली आप फटीग हो जाते हो, तो पहले रनिंग होता है या पहले साइकिलिंग होता है? नहीं, इसमें क्या है, पहले स्विमिंग होता है, Okay. फिर साइकिलिंग होता है और फिर रनिंग होता है। अभी ये क्यों रखा है, ऐसे बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि पहले रनिंग क्यों नहीं रखा, पहले साइकिलिंग क्यों नहीं रखा। थॉट बिहाइंड दिस इज कि आप अगर इतना 180 किलोमीटर साइकिल चलाओगे, आप रन करोगे 42 किलोमीटर, उसके बाद अगर आप स्विम को गए और आप वहां पे समुंदर में फटीग हो गए तो आपको डूबना ही है, देयर इज नो चांस। तो ये कैजुअलिटी आपको नहीं होना चाहिए, इसलिए फर्स्ट उन्होंने स्विमिंग रख दिया, बिकॉज यू आर फ्रेश, द बॉडी इज फ्रेश। आप वो 3-4 किलोमीटर जो है आपका 3.8 किलोमीटर कर लेते हैं। तो ये रिस्क को उन्होंने एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट स्विमिंग रख दिया। बाद में रोड पे आप कहीं गिरते हो, रन करते हो, कहीं आप गिर जाते हो तो somebody comes and आपको उठा सकते हैं, एम्बुलेंस आती है, वो सब है। पानी में इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी आपको पता होगा लास्ट जनवरी में या दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया का आयरनमैन हुआ, उसमें एक इंडियन ओरिजिन जो बंदा था, हु स्टेज इन सिंगापुर, ही वाज डॉक्टर बाय प्रोफेशन, वो स्विमिंग के टाइम डूब गया एंड अनफॉर्चुनेटली उसकी मौत हो गई। तो ऐसे होता है, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने ये सीक्वेंस रखा है, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग। The organizers will be having their lifeguards near. Yes, the there are swimmers. lifeguards, there are kayaks, they are following you, but वीडियो में आप देखोगे तो एट अ टाइम 200, 400, 500 लोग तैर रहे हैं। अभी उन्होंने हमको दिया था कि अगर आपको कुछ तकलीफ है, कुछ हो रहा है तो आप हैंड रेज करो। अभी स्विमिंग के पोजीशन में हैंड रेज, हर एक का हैंड रेज ही होता है। व्हेन यू स्विम तो आपके हैंड रेज ऐसे ही जाते हैं। उसमें अगर मेरा हैंड रेज हुआ है तो कयाक वालों को कैसे पता चलेगा मेरा हैंड रेज है या मैं स्विमिंग कर रहा हूँ? तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट नोटिस कि किसी को कुछ तकलीफ है। तो इसके वजह से ये मिसहैप होते हैं, लेकिन उनका पूरा सेटअप होता है, उनकी पूरी टीम होती है जो आपको हेल्प करती है। अच्छा, इसमें आपको और एक क्वेश्चन होगा कि स्विमिंग के टाइम आप रुक सकते हो क्या? बीच में कोई बोट को पकड़ के आप रुक गए, बाद में स्विम किया तो चलता है क्या? तो द रूल इज, आप बोट को पकड़ के खाली रुक सकते हैं, आप कोई उनका हेल्प नहीं ले सकते। आपको वहाँ से पानी नहीं लेना है या तो और कोई हेल्प नहीं लेना है। खाली आप रुके हो कि आपकी सांस फूल गई है, आप आउट ऑफ ब्रेथ हो तो आप रुक गए, तो इट्स ओके। देन ही सेड चलो आगे जाना है तो निकल जाओ आगे, दैट इज़ अलाउड। लेकिन आप हेल्प लेके अगर वो बोट में चढ़ गए, उनके पास से पानी लिया, मेडिसिन लिया, तो यू विल बी आउट ऑफ द रेस। उसको डीएनए बोलते हैं, डू नॉट फिनिश करके, सो यू विल बी आउट ऑफ द रेस। ओह, इट्स पार्ट ऑफ स्विमिंग। और स्विमिंग में भी है कि आप समुद्र में तैरते हो, कई कई कंट्रीज में लेक में तैरा जाता है, रिवर में तैरा जाता है। तो इट वाज इन ओशियन, से ओशन में था वो। तो फिर जेली फिश का लगना, फिर वो बाइट होना, वो काट के जाना, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, वो होते ही रहता है समुद्र में। तो दैट इज अगेन अ चैलेंज। तो वो करंट लगते रहता है अपने हाथ को, पैर को, कि कुछ तो करंट लगा तो समझने का हमको कि जेली फिश ने हमको बाइट करके चली गई है। तो ये चैलेंजेस स्विमिंग में है। तो वो जेलीफिश ने बाइट करने के बाद उसका कोई आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं? हाँ, थोड़ा सा होता है, रैशेस आते हैं आपको। अगर बड़ा जेली फिश है तो बड़ा रैश आएगा, छोटा जेली फिश है तो छोटा रैश आएगा। बट वो सब आपके लिए, आपके पास सोचने के टाइम नहीं होता है। ऑलवेज यू सी इन योर वॉच कि मेरा टाइम क्या चल रहा है, मेरे को ये टाइम दिया, ये टाइम में मेरे को करना है, तो मेरा टाइम क्या चल रहा है। एवरी सेकेंड इज इम्पोर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग मिनट, इट्स एवरी सेकेंड इज इम्पोर्टेंट। तो ये जर्नी आयरनमैन की इस तरह से कंपटीशन हो। सो जब साइकिल हो, स्विमिंग हो और उसके बाद रनिंग हो, अभी रनिंग में आपको डेफिनेटली दौड़ते ठीक जाना तो है, आना है, दौड़ते हाँ। जाना है। आप नॉर्मल भी अगर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर भी रन करते हैं तो भी आदमी फटीग तो हो ही जाता है। सो पहले स्विमिंग, उसके बाद साइकिलिंग और उसके बाद रनिंग, मतलब रनिंग इज द लास्ट, यू कैन से लास्ट डिसिप्लिन और लास्ट लेग और लास्ट एक्टिविटी। ओके। सो जब वो एक्टिविटी हम लास्ट कर रहे हैं तब तो हमारी आधे से ज़्यादा एनर्जी तो ऑलमोस्ट इज गॉन, राइट? और आखिर में हमको 42 किलोमीटर्स का जो रन करना है वो कितने घंटे में ख़त्म करना है? 6 hours 30 minutes। तो उसमें आप चल भी सकते हो, दौड़ भी सकते हो, कैसे भी करके आगे आगे बढ़ना है, राइट? सो रनिंग के टाइम पे कोई चैलेंजेस? रनिंग के टाइम पे यही चैलेंज होता है कि आप 4 किलोमीटर स्विम कर चुके हो, आपने 180 किलोमीटर साइकिलिंग कर चुकी है, तो उसके बाद आपका बॉडी का जो स्टेटस है
उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका रनिंग कितना स्मूथ होने वाला है। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है, आपने ठीक ढंग से पूरा प्रैक्टिस किया है, तो आपको रनिंग चैलेंज नहीं लगेगा। लेकिन कहीं पे भी अगर आपका प्रैक्टिस में कुछ कम हुआ है, या तो फिर वहाँ गए और वहाँ का सिचुएशन में कुछ मतलब वेदर में कुछ इश्यू हुआ, तो आपका परफॉर्मेंस पे उसका इम्पैक्ट होता है। कमिंग टू द रनिंग, 180 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद जब आप साइकिल से उतरते हो एंड इमीडिएटली यू स्टार्ट रनिंग, तो आपके लेग्स है ना जेली जेली की माफिक हो जाते हैं, बिकॉज बॉडी यूज डिफरेंट मसल्स फॉर साइकिलिंग एंड डिफरेंट मसल्स फॉर रनिंग। तो हम लोग साइकिल से उतरते, साइकिल हैंड ओवर करते, सीधा रनिंग को चालू कर देते हैं, या तो बीच में ट्रांजिशन पीरियड में जाके चेंज करते और निकलते, तो 1-2-4 मिनट का ट्रांजिशन टाइम होता है। तो पहले 5 किलोमीटर आपको पता ही नहीं चलता, आपका बैलेंस ही नहीं होता है, आप लड़खड़ाते ऐसे भागते हो, क्योंकि साइकिलिंग के टाइम आपका बॉडी का जो भी यूटिलाइज जो हुआ है, मसल्स का हुआ है, जो फॉर्म होता है वो अलग होता है। तो 4-5 किलोमीटर के बाद आप सेट हो जाते हो एंड देन यू स्टार्ट योर एक्चुअल रनिंग। तो ये रनिंग का चैलेंज है, और फटीग तो उसमें होना ही है। आप स्वेट होते हो, आप डिहाइड्रेट होते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद ये 42 किलोमीटर एक फुल मैराथन आपको भागनी है, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग, ये तीनों एक्टिविटीज खत्म करना इज ऑल अबाउट मेंटल कंडीशन। जैसे सर बता रहे हैं कि ऑफ कोर्स ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। सर कितने घंटों का आप ट्रेनिंग करते थे? मेरा ऐसे था कि हम लोग वीक में एवरी डे वी यूज़ टू ट्रेन। मतलब हमारा शेड्यूल था कि अगर मंडे है मैंने स्विमिंग किया है, ट्यूसडे मैं साइकिलिंग करूँगा, वेडनेसडे रनिंग करूँगा, फिर अगेन आई फॉलो दैट। फिर संडे आएगा तो छुट्टी का दिन होता है, ऑफिस नहीं जाना है, तो कोई लॉन्ग रन पे जाते हैं, लॉन्ग राइड पे जाते हैं। हमारे यहाँ पे बेसिक चैलेंज ये होता है कि हमको जो स्विमिंग का ट्रेनिंग है, हम लोग स्विमिंग पूल में तैरते हैं, वहाँ ओशन में तैरना है, तो इट्स वेरी डिफरेंट। पानी का कंडीशन अलग है, वेव्स है, करंट्स अलग है पानी में। तो उसको ट्रेन करने के लिए हम लोग सुबह 4 बजे उठते थे, वसई नाला सोपारा जाते थे, वहाँ पे कड़म बीच करके एक बीच है, वो बीच पे सुबह 7 बजे कोई नहीं होता है, 7 बजे हम लोग समुंदर में जाते हैं, वहाँ हम लोग ट्रेनिंग करते थे ओपन वाटर स्विमिंग का। सिमिलरली कभी उसके बाद क्या होता था, बारिश चालू होता है तो बारिश के बाद समुंदर में तैर नहीं सकते, फिर आगे विरार जाते थे, विरार में एक बड़ा लेक है, वो लेक में हम लोग प्रैक्टिस करते थे। ये सब हमने किया, तो हमको एक्चुअल स्विमिंग में बहुत डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि हमने अच्छा ट्रेन किया स्विमिंग के लिए। लेकिन ये हमारे हमारे लिए चैलेंजेस है कि स्विमिंग पूल का ट्रेनिंग और एक्चुअल जो परफॉर्म करना है वो इट्स एब्सोल्युटली वेरी। सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता था ओपन वाटर के लिए, या एक आध कोई आपने मंथ या वीक डिसाइड कर लिया था कि ये वीक में मैं ये फॉर्म के लिए ट्रेन करूंगा? प्रेफरेबली हमको ये देखना पड़ता था स्विमिंग के टाइम कि जो हमारे टाइड्स और ये जो सिचुएशन है टाइड्स की, लो टाइड हाई टाइड, ये सबसे पहला आता था। हमारा क्या करना है वो अलग बात है, अगर समुंदर में हाई टाइड है तो हम लोग नहीं जाते थे। फिर लो टाइड के दिन कौन से है, टाइम कौन सा है, वो सब पूरा कैलकुलेशन करके हमको डिसाइड करना पड़ता था कि ये दिन हम लोग स्विमिंग के लिए जा सकते हैं ओपन ओके, वाटर। उसके लिए कोई गवर्नमेंट परमिशन लगती है? नहीं, गवर्नमेंट परमिशन नहीं लगती है, लेकिन वहाँ के जो लोकल्स है उनसे आपका रेपो अच्छा होना चाहिए, तो वो आपको हेल्प भी करते हैं। बट ऐसा कोई गवर्नमेंट नॉर्म नहीं है कि आपको समंदर में स्विम करना है तो यू विल हैव टू सीक अ परमिशन फ्रॉम कोस्टल पुलिस, और किसी को नोटिफाई करना है? क्योंकि अगर भगवान ना करे कोई बीच समंदर में कुछ हो जाता है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई तो आपको रेस्क्यू या कोई तो हेल्प चाहिए। मुझे जब तक पता है, तो मुझे नॉलेज है, आप अगर ये गेट ऑफ इंडिया के साइड में अगर तैरने जाते हो, तो ये वो साइड में, या तो जहाँ पे भी आपका गवर्नमेंट जैसे माझगांव डॉक है, ये साइड में आप तैरने जाते हो, तो वहाँ पे आपको अलाउ नहीं करते उन लोग, ड्यू टू सिक्योरिटी एंड ऑल। बीच पे तो हम लोग देखते हैं, लोग तो तैरते ही रहते हैं, लेकिन वो भी है कि आप डीप समुंदर में जाते हो तो मे भी कुछ रेगुलेशन होगा, मुझे पता नहीं उसके बारे में। लेकिन हम लोग लोकल्स को पूछते हैं तो उनका कहना था कि आप जा सकते हैं, और उनका हम लोग बोट लेके जाते थे, तो वो सपोर्ट में रहते थे साइड में, अच्छा। तो वो हम लोग प्रिकॉशन लेके आगे जाते थे। और समुंदर में तैरने के लिए और एक नया प्रिकॉशन भी लोग लेते हैं, एक बलून होता है जो आप बांध लो अपने आप को और तैरते जाओ। इन बीच में जाके अगर आपको ब्रीथलेस होता है, कुछ इश्यू है, तो बलून को पकड़ के खड़े रहो और फिर हेल्प मांगो, आपका कोई बंदा आएगा या तो बोट वाला आएगा, आपको रेस्क्यू करके लेके जाएगा। तो डूबने का या तो ऐसा कोई सवाल नहीं होता है, और सब स्विमर रहते हैं, तो
स्विमर तो डूब तो नहीं सकता है जब तक मैं जानता हूँ, कुछ अगर एक्सट्रीम हुआ तो अदरवाइज जैसे हम लोग कहते हैं कि एक बार स्विमिंग सीख लिया तो आदमी जिंदगी भर भूलता नहीं है, वैसे ही है वो, आज तैरो या तो 50 साल के बाद तैरो, वो तो तैरने ही वाला है। सो ये जब हम तीनों एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ये तीनों एक्टिविटीज़ करते वक़्त समझिए आज से मुझे ट्रेनिंग शुरू करनी है। मैंने आज सोचा कि आज मुझे आयरनमैन का कॉम्पिटिशन में जाना है। तो ये आयरनमैन के कॉम्पिटिशन में अगर मैं आज से शुरू करने के लिए सोचूँ, तो मैं कब आयरनमैन के लिए क्वालीफ़ाई होऊँगा? जब तक मैं समझता हूँ कि अगर आपको कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, आप नए से चालू कर रहे हो, तो मेरा सुझाव होगा कि आप कम से कम 2 साल की अच्छी ट्रेनिंग करो। 2 साल जी। एवरीडे? बट ऑब्वियस मैं समझता हूँ तब तक ये है कि बॉडी का एक एनाटॉमी है कि आप एक चीज़ को समझो, मैं 15 दिन या तो 20 दिन नहीं करता हूँ तो बॉडी भूल जाती है। आपने मसल मेमोरी करके सुना रहेगा, मसल का एक मेमोरी होता है, उसको अगर मेमोरी है तो वो कर लेगा। एक बार आपने उसको डिस्टर्ब किया, आपने ट्रेनिंग छोड़ दिया, हफ्ते भर के बाद या तो 15 दिन के बाद आपने फिर चालू किया, तो भूल जाता है वो, बॉडी भूल जाती है आपकी। इसलिए आपको कंसिस्टेंट रहना है, भले आप ज़्यादा ट्रेनिंग मत करो लेकिन दर दिन आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आपको करना ही है। भले आपका स्ट्रेचिंग सेशन होगा, आपका स्ट्रेंथनिंग सेशन होगा, आपका रनिंग सेशन होगा, स्विमिंग होगा, साइकिलिंग होगा, ये कोई भी सेशन आप वो दिन में जितना भी टाइम आप चाहते हो, आधा घंटा 1 घंटा करो। आप उसको गैप मत डालो कि मैं 2 दिन सो गया, मेरे को नहीं हुआ, तो नहीं चलता है। एज पर एज माई नॉलेज इज कंसर्न, तो एक कोई बंदा जो नया है इस फील्ड में, जिसको आयरनमैन करना है, एक 2 साल का अच्छा ट्रेनिंग अगर वो करता है, अच्छा ट्रेनिंग प्लान को वो स्टिक होता है, कंसिस्टेंटली करता है और डिटर्मिनेशन से करता है, तो आयरनमैन मतलब कोई भी कर सकता है उससे। इट्स अ वेरी इजी थिंग। वर्ल्ड ट्रायथलॉन कॉर्पोरेशन जो है, जो आयरनमैन को गवर्न करती है, जिसके रूल बनाती है, उनका खुद का ब्रीद वाक्य है, एनीथिंग इज पॉसिबल। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। पॉसिबल, इट्स नॉट डिफिकल्ट। सो हम हमारे अपने मसल मेमोरी को चैलेंज करते हैं, हम हमारे विचारों को चैलेंज करते हैं, हम हमारे लिमिटेशंस को चैलेंज करते हैं। सो ये जब हम ट्रेन करते हैं तो डू वी नीड अ प्रोफेशनल ट्रेनर ऑलवेज टू ट्रेन अस? आयरन के लिए आई वुड से कि अगर है तो बेटर, अगर नहीं भी है तो आप अभी बहुत सारा इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप खुद ब खुद देख के भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। हमारे केस में ऐसे हुआ, हम लोग 6 लोग थे, हम लोग ने सोचा कि आयरन करना है, एवरीबडी वॉज इन रनिंग। तो हमारे में एक मिनेश करके लड़का था, मिनेश कोई, उसने ये आयरन किया था, तो उसने हमको गाइड किया, उसने हमको प्लान्स बना के दिए, उसने बहुत सारी हेल्प की हमको। तो उसके गाइडेंस के अंडर हम लोग ने किया, तो हमारे पास कोई ऐसा प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं था, हम लोग उसके अंडर ही करते करते गए एंड हो गया। ओह, सो देयर वाज नो प्रोफेशनल ट्रेनर एज हमारे साथ तो नहीं था, बट आई वुड सजेस्ट अगर करना है किसी को तो प्रोफेशनल ट्रेनर होगा तो इट्स वेल एंड गुड। तो वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग वी कैन डू इट ऑनलाइन या यू नीड टू हैव अ पर्सन विद यू? अभी ऑनलाइन भी अवेलेबल है और फिजिकल भी लोग है अवेलेबल, जैसे उनके ग्रुप्स हैं, उनके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उसमें आप जा सकते हो, और ऑनलाइन भी एडवाइस करने वाले बहुत लोग हैं। ये तो हो गई ट्रेनिंग की बात। हाउ अबाउट फूड? फूड प्लेज वेरी 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 वाइटल रोल, क्योंकि आप ट्रेनिंग करते हो, आप बॉडी को चैलेंज करते हो, आप मसल को चैलेंज करते हो, फिर आपका बहुत सारा वेयर एंड टेयर बॉडी का हो जाता है, तो उसको रिकवर करने के लिए आपका अगर बॉडी में प्रॉपर फूड नहीं गया, आई कैन से द बैलेंस फूड नहीं गया, तो आपका रिकवरी प्रोसेस में आपको डिफ़िकल्टी आ सकता है। सो जो भी बैलेंस फूड हम लोग का है, जैसे अगर मसल रिकवरी है तो प्रोटीन चाहिए आपको, मसल स्ट्रांग करना है तो हम लोग अलग अलग किस्म के न्यूट्रिशनल फूड ले सकते हैं, तो ये आपको लेना ज़रूरी है। अभी इसमें सेकंड थॉट आता है कि क्या हम लोग फूड के अलावा कोई अलग सप्लीमेंट चालू करें क्या, जैसे वे प्रोटीन है या तो ये, तो मैं कहूँगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं मराठी में, मतलब आपल्या मराठीमध्ये म्हणतात असं की घरचं जे खाणं आहे, घरात जे शिजतं, घरात जे बनतं, ते तुम्ही ॲम्पल खा, काही प्रॉब्लेम नाही। वरण भात भाजी भाकरी डाळ भाजी मस्त दाबून खा तुम्ही, काही प्रॉब्लम नहीं। वैसे ही अगर उसको सप्लीमेंट में आपको कुछ लेना है तो आप, जैसे हम लोग बादाम लेते हैं, खजूर लेते हैं, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल फैट्स हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको लेना है, वो बॉडी को वो फ्यूल आपको देना है। वो चीज़ बॉडी को जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक आपका इंटरनल जो भी वेयर एंड टेयर हुआ है वो रिकवर नहीं होगा और आपको इंजरी के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो
फूड बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। सो आयरन मैन का ये जो जर्नी है, आपने आपके पूरे जर्नी में हमें ये बताया कि डाइट कितना इम्पोर्टेंट है, ट्रेनिंग कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ट्रेनिंग के कैसे-कैसे प्रकार होने चाहिए, सेल्फ ट्रेनिंग करनी है तो कैसे करनी है और प्रोफेशनल के अंडर में करनी है तो कैसे करनी है। ये आयरन मैन करते वक़्त आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आयरन मैन का कितना इम्पैक्ट हुआ? जब मैं आयरन मैन करके आया, तो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया था। मतलब जैसे कि एक टाइटल मिला कि यू आर एन आयरन मैन। पर्सनल लाइफ में तो मैं अगेन थैंक्स कहूँगा मेरी वाइफ़ और मेरी डॉटर को कि उनके बगैर ये मुझे नहीं पॉसिबल था। उन्होंने बहुत हेल्प की मुझे और मेरे ट्रेनिंग के दरमियान या तो मेरा जैसे हम लोग पहले बोल चुके कि डाइट का क्या इम्पोर्टेंस है, तो मेरा डाइट पूरा मेरी वाइफ़ सँभालती थी। वो अलग-अलग पाउडर्स एंड अलग-अलग किस्म के लड्डू-बिड्डू बना के मुझे खिलाती थी। फूड का मेरा ध्यान रखती थी। डॉटर मुझे जो भी मुझे चाहिए, इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ड्यू टू माय बिज़ी शेड्यूल वो सब देती थी। तो फैमिली के प्रति या तो हम आयरन मैन बनते हैं तो हमारे प्रति फैमिली को एक प्राउड फ़ील हो जाता है कि हमारे घर में आयरन मैन है। आयरन मैन है मतलब कहीं लोखंड का कोई आदमी नहीं है, बट ये हो जाता है। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में ऐसे होता है कि वहाँ पे आपको कुछ अलग नज़रिए से देखा जाता है कि इन्होंने आयरन मैन किया है। जिनको पता है बेसिकली कि ये आयरन मैन क्या है, तो उनको उसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि उनको पता है इसमें क्या करना पड़ता है और क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, सबको मालूम है। सो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी इसका इम्पैक्ट होता है। पर्सनल लाइफ़ में ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, हम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बहुत अच्छी-सी डिसीज़न पावर आ जाती है अपने पास, खुद के पास। तो ये सारे इम्पैक्ट आपको आयरन मैन के बाद होते हैं, फिर लोग आपको बुलाते हैं बीइंग लाइक सेलिब्रिटी करके आपको बहुत फंक्शन में बुलाते हैं, कहीं पे फ्लैग होस्टिंग में बुलाते हैं, कहीं स्कूल में बुलाते हैं टू डिलीवर कि भई कैसे रहा जर्नी, कैसे आप गाइड करोगे लोगों को। तो सिनेरियो पूरा चेंज होता है। जैसे मैराथन भागते हैं, मैराथन करते हैं, तो एक रनर की तरह आपको देखा जाता है। बट आप ये ऐसा कोई टाइटल लेते हो आयरन मैन का वगैरह तो फिर पूरा आपके पास लोगों का देखने का नज़रिया पूरा बदल जाता है। पर्सनल लाइफ में जैसे आपने बताया कि इसके बारे में थोड़ा और बताइए कि वाइफ और डॉटर और आपके फ्रेंड्स, आपका सोशल लाइफ डेफ़िनेटली जब हम इतना ट्रेन करते हैं तो हमें दोस्तों के साथ वक़्त बहुत कम मिलता है और डेफ़िनेटली दोस्त वो होते हैं जो डिसिप्लिन में आपको कभी डालने का कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड है तो वो दोस्त कभी होते नहीं हैं। राइट। तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में भी कोई अच्छे दोस्त होंगे, आपके लाइफ़ में भी कोई ऐसे सोशल सर्कल होगा, जहाँ पर आप जाके रिक्रिएट करते हो खुद को, रिजुविनेट करते हो या आप एक सोशली अपने आप को बैलेंस करने का कोशिश करते हो। तो वो लाइफ़ कैसे इम्पैक्ट होती है इसकी वजह से? आफ्टर आयरन मैन यू आर आस्किंग राइट? बिफोर आयरन। बिफोर आयरन मैन में तो ये होता है कि फैमिली लाइफ बहुत सी डिस्टर्ब हो जाती है आपकी, बहुत डिस्टर्ब होती है। क्योंकि मेरे ख़्याल से जब हम लोग बेड में जाते हैं और बेड से हम लोग निकलते हैं, वो टाइम में फैमिली पूरी सोई हुई रहती है अपनी। उनको पता ही नहीं रहता है पापा बेड में कभी आए, पापा बेड से कभी निकल गए। तो क्योंकि 4 बजे उठो, 5 बजे उठो सुबह, तभी तक तो उन लोग 7-8 बजे तक सोए ही रहते हैं। तो हम लोग ट्रेनिंग करके आते हैं, तो अभी तक वो सोए ही रहते हैं। उसके बाद उनका दिन शुरू होता है। ये हुआ मॉर्निंग का, फिर हम लोग ऑफ़िस चले जाते हैं, शाम को आते हैं, आके फिर हमको जल्दी सोना है क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, तभी वो जागे रहते हैं, हम लोग सोए रहते हैं। तो ये चीज़ और एवरी छुट्टी के दिन, कोई संडे आया, कोई बैंक हॉलिडे आया, तो हमारे कुछ ना कुछ बड़े प्लान रहते हैं। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करना है, लॉन्ग साइक्लिंग करना है, वो हम लोग एडवांटेज लेते हैं उसका। तो वो टाइम भी हम लोग फैमिली को नहीं दे सकते हैं। तो ये जो पूरा जर्नी रहा मतलब अगेन आई सेड कि आयरन मैन इज़ नॉट जस्ट अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। बहुत बड़ी जर्नी है ये। तो ये जर्नी में उनको बहुत कम टाइम दे पाए हम लोग। मतलब मैं मेरा बताता हूँ कि बहुत कम टाइम दे पाया मैं। तो आई डेफ़िनेटली उनको मैं सॉरी बोलता हूँ हमेशा कि मैं आपको नहीं टाइम दे पाया। और उनका हेल्प था, उनका सपोर्ट था इसलिए ये कर पाए, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों के बारे में ऐसा होता है कि दोस्तों को जिनको पता है, उनको पता है, जिनको पता नहीं है जैसे आपने बताया तो वो उसका मज़ाक ही उड़ाते हैं, अरे क्या है? तो कभी हम लोग मिलते भी हैं तो समझो टेबल पे बैठे हैं तो हम लोग जैसे आपने अभी मुझे चाय ऑफ़र किया तो मैंने चाय नहीं बोला आपको। तो टेबल पे हम लोग
डिनाई करते हैं, "अरे ये नहीं खाऊँगा, वो नहीं खाऊँगा।" फिर उनका चालू हो जाता है, "अरे क्या है, ऐसा है, वैसा है।" तो वो उसके लिए होते हैं, हमको मालूम है। तो हमारा फ़ोकस है हमको क्या करना है, तो इसके लिए हम लोग ये डाइट में उनके साथ नहीं रहते, फिर वो थोड़े गुस्सा हो जाते हैं, फिर बाद में उनको समझाएगा तो समझ जाते हैं। वो सब चलता है, मतलब ये सब हुआ हमारे साथ। तो बेसिकली ये बहुत बड़ी चीज़ हुई कि फैमिली को आपको बहुत कम टाइम मिलता है फैमिली के साथ। और दोस्त तो नहीं के बराबर हो जाते हैं, मतलब दोस्त जब तो भी हम मिलते हाँ, हैं, टेबल पे बैठे हैं, खाना खाया, कभी ड्रिंक्स ले लिए या जो भी है, सो डेफिनेटली सोशल, पर्सनल और प्रोफेशनल तीनों लाइफ डिस्टर्ब होती है। डिस्टर्ब होते हैं, बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ओके, सो इसका मतलब जब हम ये आयरन मैन का विचार करेंगे तो सिर्फ फैमिली नहीं, तो आपके प्रोफेशनल बॉसेस और आपके दोस्त, इनर सर्कल जिसको हम कहते हैं, ये सबका आशीर्वाद, प्यार और उनका परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो आपको ये तीनों का परमिशन, सहमति मिली और इसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे। वेरी नाइस जर्नी। When we talk about the journey of Iron Man, where you see you have really grown professionally as a position जहाँ पर लोग आपको एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखते हैं, रिस्पेक्टफुल इन द सेंस डिसिप्लिन नज़र से देखते हैं कि प्रोफेशनली तो हम भी हैं, हम भी प्रोफेशनल हैं, हम भी रोज़ काम पे आते हैं, हम भी घर जाते हैं, हमने भी वो कोर्सेज़ किए हैं, हम भी वही पढ़ाई किए हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं जो आप करते हैं। लेकिन ये करने के बाद भी हम उतने डिसिप्लिन्ड हैं कि हमने ये आयरन मैन का टाइटल लिया। सो डेफिनिटली दिस इज़ अ वेरी प्राउड फीलिंग। आयरन मैन का टाइटल लेने के बाद क्या? वो टाइटल लेने के बाद फिर से नए कोई आयरन मैन के टाइटल लिए जाना ज़रूरी है? या आप ऐसे सोचते हो कि नहीं, अभी मैंने आयरन मैन कर लिया, मुझे ये करना था और मुझे अब वापस कोई आयरन मैन के लिए नहीं जाना है? व्हाट इज़ योर जर्नी? व्हाट डू यू थिंक यू, बिकॉज़ इज़ इट अ बिगिनिंग और इट वाज़ एन एंड? सी राइट नाउ आई एम वैसे 53 इयर्स का हूँ मैं। तो बहुत पहले से ये फील्ड में हूँ। अभी मेरा थोड़ा पीछे जाता हूँ मेरे हिस्ट्री में कि आई एम अ प्रोफेशनल माउंटेनियर ऑल्सो। ओह! तो मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से बेसिक माउंटेनियरिंग का कोर्स किया है। मैं एवरेस्ट बेस कैंप तक जा चुका हूँ। फिर मैंने लद्दाख की वर्ल्ड्स हाईएस्ट अल्ट्रा मैराथन जो है 72 किलोमीटर की, वो मैंने कंप्लीट की है। तो मेरा पीछे का अगर हिस्ट्री में हम लोग जाएंगे तो बेसिकली आई वाज अ ट्रेकर। ट्रेकिंग से मेरा ये शुरू हुआ। फिर ट्रेकिंग को आगे आगे जाते जाते फिर मैं रनिंग में आया। मैं फ़ोटोग्राफी भी बहुत अच्छा करता हूँ। अभी आपके जो सब कैमरा सेट लगे हैं, बहुत सारे कैमरे को मैं जानता हूँ। तो अभी ऐसे हुआ कि फिर रनिंग में आया, मैराथन, अल्ट्रा मैराथन, फिर हाफ आयरन मैन, फिर आयरन मैन। तो इसके आगे बहुत कुछ है करने के लिए। थोड़ा सोचता हूँ कि जो फैमिली को टाइम नहीं दे पाया, अभी सोचता हूँ कि फैमिली को टाइम दूँ। मेरी डॉटर अभी सीए हुई है, तो उसको भी टाइम दूँ थोड़ा। लेकिन ये जर्नी चालू रहेगा। ये जर्नी कभी रुकेगा नहीं। आई डोंट थिंक इट विल स्टॉप टिल माय लास्ट ब्रेथ। ये चालू ही रहेगा। जब तक मेरा फिज़िक मुझे साथ देगा, मेरा बॉडी मुझे साथ देगा, तब तक ये चालू रहेगा। गॉड को प्रे है, गणपति बप्पा को, कि वो ये दे मुझे और मैं इसको कंटिन्यू करते रहूँ। तो डेफ़िनेटली, बिकॉज़ आप तो उसके हिसाब से ट्रेन कर रहे हो और बॉडी के अंदर ऐसी कोई चीज़ डाल नहीं रहे हो जिससे आप डैमेज जी। आपकी बॉडी को करोगे। तो डेफ़िनेटली बॉडी भी आपको साथ देगी, बिकॉज़ मैंने भी अपने पॉडकास्ट में एक गेस्ट आए थे, डॉक्टर नारायण गुरुजी, वो हमेशा ये कहते हैं कि अगर आए हैं इस दुनिया में तो मरने के लिए नहीं आए हैं, मुक्त होने के लिए आए हैं। तो अगर मुक्ति चाहते हैं तो हम आखिरी दम तक अपने पैरों पे खड़े होकर ही जिएँगे। डेफ़िनिटली आपकी जर्नी में हम दुआ करेंगे कि आप हमेशा ऐसे ही फिट रहो और इंस्पायर करो हम जैसे अमेच्योर आयरन मैन का टाइटल जो लेना चाहते हैं उनके लिए, और ऑल्सो फॉर द न्यू जनरेशन व्हिच इज़ कमिंग अप एंड द ओल्ड जनरेशन व्हिच इज़ ऑलरेडी देयर इन द सिस्टम। व्हाइल डूइंग दिस आयरन मैन, इसकी कोई कैटेगरीज़ होती है या इसका कोई क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया होता है, या एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन गो एंड पार्टिसिपेट? इसमें कोई कैटेगरी है नहीं, मतलब एनीबॉडी कैन गो एंड पार्टिसिपेट। जैसे बोला कि आप फिज़िकली वेल ट्रेन्ड चाहिए, आपका जिगर चाहिए, मुझे करना है, ये जिगर आप लेके जाते हो, तो उसको कोई उन्होंने लिमिट नहीं दिया कि ये नहीं कर सकते, खाली आप 18 इयर्स के अबव होना चाहिए। आप 18 साल के ऊपर हो तो आप इसमें जा सकते हैं। और बाकी उसका जो भी फ़ीस है, उसका जो भी गियर्स लगने वाले हैं, उसके अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो एनीबॉडी कैन गो फॉर दिस। देयर इज़ नो एनी सिलेक्शन क्राइटेरिया, नो एनी स्क्रीनिंग, कुछ नहीं है। एनीबॉडी कैन गो एंड गेट द टाइटल ऑफ। So before going and logging into that particular competition,
हमें हमारा कोई मेडिकल डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम मेडिकली फिट हैं, कोई प्रोफेशनल डॉक्टर से हमें कोई सर्टिफिकेट लेना पड़ता है? हाँ, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में होता है। आप रजिस्ट्रेशन जब करने जाते हो तभी वो माँगते हैं आपसे कि भई आपका एक फ़िज़िकल फ़िटनेस का सर्टिफ़िकेट दे दो। बट इट्स एन फ़ॉर्मेलिटी, तो वो देना पड़ता है आपको। सो वो एक डॉक्टर प्रॉपर एमडी या एमबीबीएस से ही लेना पड़ता है? उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है? नहीं, हम लोग जो नॉर्मल लेते हैं वही फ़ॉर्मेट में देना पड़ता है हमको कि ओके। भाई हाँ, ये इवेंट करने के लिए या तो ये एक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेट रिपोर्ट करने के सबमिट लिए। करने पड़ते हैं कि ये ब्लड रिपोर्ट नहीं, है नहीं, या नहीं, ऐसे नहीं, कुछ भी? ओनली द सर्टिफ़िकेट इज़ सफिशिएंट। इस मदद एंड ये पूरा जर्नी के लिए कॉस्ट क्या होती है? जैसे अभी तन का बात हुआ, मन का बात हुआ, अभी धन के बात पे आते हैं हम लोग। तो धन के बात पे ऐसा है कि इट्स अ कॉस्टली इवेंट, इट्स एब्सोल्युटली कॉस्टली इवेंट। इसका फ़ीस ये है कि 6 टू 700 या तो 6 टू 800 डॉलर्स उसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। विच वी कन्वर्ट इनटू आईएनआर तो 60-70,000 तो फ़ीस चला गया। फिर मैंने बताया कि ये इवेंट इंडिया में नहीं होती है। तो आपको कोई भी कंट्री में जाना है, तो जितना डिस्टेंस आप इंडिया से पार करोगे, जापान में जाना है तो आपको फेयर कॉस्ट आ गया। फिर इसके गियर्स जो है, गियर्स में जैसे आपको साइकिल लेनी है, विच इज़ इसमें सबसे बड़ा पार्ट प्ले करता है साइकिल, कि उसकी कॉस्ट जो है वो आजकल मार्केट में आप देखोगे तो 15-15 लाख तक की साइकिल्स अवेलेबल हैं। 180 किलोमीटर करने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कार्बन बाइक ही चाहिए या तो एल्यूमीनियम फ्रेम वाली आपको नहीं चलेगी, ये मैं नहीं कहूँगा। जिसका उसका फिज़िकल जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर वो कंप्लीट कर सकता है। जनरली देखा जाए तो एक आपके पास अच्छी रोड बाइक होनी चाहिए और वो अच्छी रोड बाइक का जो कॉस्ट है वो स्टार्ट्स फ्रॉम 1.5 लाख से 2 लाख से आगे चला जाता सो मिनिमम रेंज ऑफ जी। माय बाइक शुड बी है। येस, इट्स इन लैक्स। 1,50,000 1,50,000 मिनिमम। मिनिमम। तो ये हुआ बाइक का। फिर ट्रैवल आप करते हो, ट्रैवल का आपका एक्सपेंस है, वहाँ जाके आपको 8-10 दिन रहना है, उसका आपका अकोमोडेशन का चार्जेस है। 8-10 दिन क्यों? हम लोग पहले 5 या 4-6 दिन पहले जाते हैं टू जस्ट गेट एक्लेमेटाइज विद द एनवायरनमेंट, क्लाइमेट के इस वो भी हैं। और फिर हम लोग रूट देखते हैं, एक्चुअल फिजिकल में रूट देखते हैं जो हम लोग ने कभी देखा नहीं, जहाँ पे हमको 180 किलोमीटर साइकिल सो चलानी है। दी ऑर्गेनाइजर्स ऑर्गेनाइज ऑल दीज थिंग्स और हमें हमारे नहीं, हम जाके आपको देखना है, हिसाब से? वहाँ पे उन लोग ऑर्गेनाइज नहीं करते। फिर उनका ओरिएंटेशन होता है, फिर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसके लिए आपको 5 टू 6 डेज़ पहले जाना ही है। फिर इवेंट के बाद हम लोग का सीन ऐसे होता है कि हम लोग उठ नहीं पाते दूसरे दिन, उठेंगे तो भी चल नहीं पाते, ऐसा कुछ सीन हो जाता है। तो फिर 2 दिन रेस्ट करते हैं। फिर अगर है फैमिली साथ में तो साइट सीइंग कर लेते हैं, वो कंट्री में आए तो घूम लेते हैं। फिर वो घूमने का खर्चा है, वहाँ रहने का खर्चा है, खाने-पीने का खर्चा है। ये सब मिला के एक 6-7 लाख रुपए आपको मिनिमम खर्चा आता है ये इवेंट करने के लिए। सो तकरीबन अगर ये इवेंट के लिए मुझे उस वक्त के लिए प्रिपेयर करना है तो 6 से 7 लाख रुपया वो कॉस्ट जाएगी। प्लस मैं जो भी फूड इनटेक करूँगा, जो भी ट्रेनिंग प्रोफेशनल ट्रेनर्स को जो भी मैं प्री कॉस्ट पे प्री जो भी करूँगा, है वो आपका अलग से जो भी कॉस्ट मैं है। गैजेट्स यूज़ करूँगा, जी, उसके लिए जो कॉस्ट आएगी, एक्सेसरीज़ जो यूज़ करूँगा, उसके लिए जो कॉस्ट आएगी, वो सब कॉस्ट अलग-अलग ना, अलग-अलग। इट इज़ प्लस, 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 जी, प्लस। जी। सो यहाँ से साइकिल हमें साथ लेके जाना पड़ता हाँ, होगा, वो एक राइट? चैलेंज है कि आपको साइकिल यहाँ से लेके जानी पड़ती है। तो फिर वो प्लेन में तो चलता है, आपको वेट का 15 किलो का लिमिट है तो उसमें चला जाता है। लेकिन वो जो ट्रांसपोर्टेशन है ये सब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ साइकिल पैक करो, फिर बॉक्स में वहाँ पे लेके जाओ, वहाँ पे ओपन करो, फिर इवेंट करो, फिर से उसको डिसमेंटल करो, फिर से पैक करो, उसको लेके आओ। तो ये चैलेंज हो जाता है और हम लोग को तो एयरपोर्ट पे कुछ अलग ही ये हुआ हमारे साथ। एक छोटा-सा शेयर करता हूँ मैं। हम लोग इवेंट से जब आए तो हम 6 लोग थे, 6 लोग के 6 बड़े-बड़े बॉक्सेस थे साइकिल के। तो वो कस्टम वाला बंदा बोलता है, "ये कहाँ से लाया आपने?" तो हमने उनको बोला कि हम ये लेके गए थे, हम लोग इवेंट के लिए गए थे, वी रिप्रेजेंट इंडिया इन द मलेशिया, ये सब बोल रहे। तो वो बंदा बोलता है, नहीं वो सब ठीक है, तो इसका आपको अलाउ नहीं है लाने के लिए।